Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 the Mauryan Empire. बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर को, मौर्यन डायनेस्टी को, हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, हम पढ़ेंगे बिंदुसार को और हम पढ़ेंगे अशोक को, अशोक द ग्रेट, अशोक को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, मौर्यंस की रेवेन्यू पॉलिसी कैसी थी, क्या एक्सटेंट थी इनके एम्पायर की, मतलब कितना फैला हुआ, कितना विस्तृत इनका एम्पायर था। तो पहले एक बार हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। बेटा अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया से आए थे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से इन्होंने इंडिया में एंट्री ली, ठीक है। तो इनके इन्वेजन को हम पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर कहाँ से थे? मैसिडोनिया से थे। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई अलेक्जेंडर्स इन्वेजन्स के इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट थे, अलेक्जेंडर ने जो इंडिया को इन्वेड किया उसके क्या इफेक्ट थे इंडिया के ऊपर। फिर हम देखेंगे कि भाई अगर आज हम मौर्यन डायनेस्टी को या मौर्यन एम्पायर को पढ़ रहे हैं तो वो कौन से सोर्स थे जिनके थ्रू हमने इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। ऐसे तो नहीं होता बेटा हिस्ट्री के जो मुझे मन में आया मैंने लिख दिया, जो आपको अच्छा लगा वो आपने लिख दिया, कोई भी फिसिशियस कैरेक्टर बना लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है तो वो किसी ना किसी ऑथेंटिक सोर्स पे बेस्ड होती है। तो हमें ये देखना है कि मौर्यन की हिस्ट्री के सोर्सेस कौन कौन से हैं, किन से हमें पता चलता है कि भैया कौन कौन से रूलर थे, किस किस एरिया पे इन्होंने रूल किया, इनका एम्पायर कितना बड़ा था, ठीक है, पॉलिसीज़ कैसी थी। तो उसके लिए हम सोर्सेस को देखेंगे कि भाई वो कौन से सोर्स थे। फिर हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर हम पढ़ेंगे बिंदुसार को, फिर हम पढ़ेंगे अशोक को। फिर हम देखेंगे कि जो अशोक एम्पायर था, अशोक का जो एम्पायर था उसकी एक्सटेंट कितनी थी, विस्तृत कितना था, वो कितना फैला हुआ था। फिर हम देखेंगे पैन इंडियन कैरेक्टर ऑफ अशोकन एम्पायर। फिर हम पढ़ेंगे मौर्यंस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, धम्म। फिर हम पढ़ेंगे धम्म को। फिर हम देखेंगे कि भाई अशोक की क्या प्लेस है इंडिया की हिस्ट्री में। फिर हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि मौर्यन एम्पायर जो इतना बड़ा, इतना विस्तृत, इतने महान राजाओं का एम्पायर था वो कैसे डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तो बेटा मौर्यन एम्पायर का बनना, मौर्यन एम्पायर का फॉर्म होना एक बहुत ही यूनिक इवेंट था इंडिया की हिस्ट्री में। किसी ने नहीं सोचा था कि एक लड़का जिसे किसी का भी सपोर्ट नहीं है वो चाणक्य के पास जाएगा, चाणक्य उसे ट्रेन करेंगे और वो धनानंद जैसे व्यक्ति को हरा देगा, धनानंद जैसे राजा को चैलेंज कर पाएगा, जिसकी आर्मी इतनी बड़ी थी, जिसके नाम से लोग कांपते थे। पर ऐसा हो गया तो ये यूनिक इवेंट था इंडिया की हिस्ट्री में। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है बेटा कि जिन सर्कमस्टांसेस में ये बना वो बनना पॉसिबल ही नहीं था। अभी हमें फॉरेन इन्वेडर्स से चैलेंजेस मिल रहे थे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ऑलरेडी अलेक्जेंडर के इन्वेजन्स हो रहे थे, अलेक्जेंडर ने एक बहुत बड़ा पार्ट नॉर्थ वेस्ट में एक्वायर कर रखा था। तो इन सारी कंडीशंस में अगर मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन रखा गया तो ये सच में यूनिक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर के इन्वेजन को। तो जो अलेक्जेंडर थे वो मैसिडोनिया के राजा थे। इन्होंने पहले पर्शिया को जीता, पर्शिया बोले तो आज का ईरान है ना, पर्शिया को जीता, वहाँ पर अपनी जीत को दर्ज कराने के बाद, उस एरिया को कंसोलिडेट करने के बाद, मतलब ऑलरेडी एक अच्छे तरीके से पर्शिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बाद अलेक्जेंडर ने रुख किया इंडिया की तरफ। कब बेटा? 326 BC में। वो कहाँ पर एंटर हुए? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, ये वाला जो पार्ट होगा इंडिया का वो नॉर्थ वेस्ट होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसको, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इन्होंने एंट्री ली। पर्शिया में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के बाद, पर्शिया को जीतने के बाद, पर्शिया आज का क्या है? ईरान। कब आई है इंडिया में? 326 BC में, ठीक है। द फर्स्ट स्टेट टू बी रीच्ड आफ्टर क्रॉसिंग, पहला स्टेट जो इन्हें मिला किस रिवर को क्रॉस करने के बाद?
इंडस रिवर को क्रॉस करने के बाद, इंडस को हमारे इंडिया में उस टाइम में क्या कहा जाता था? सिंधु। आज भी हम इसे सिंधु नदी कहते हैं, पर मोस्टली अब हम इसे इंडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें मिला तक्षशिला। क्या मिला? तक्षशिला। अब बेटा उस टाइम में जो तक्षशिला के रूलर थे, वो कहीं से भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट सपोर्ट को गेन नहीं कर पाए, या ये बोल लो वो इतने ज़्यादा करेजियस नहीं थे। ठीक है, तो हुज रूलर कुड नॉट मस्टर सफिशिएंट स्ट्रेंथ, उनके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं थी। वो इन्वेडिंग आर्मी को ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, प्रॉपर उनसे लड़ नहीं पाए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। वो लड़ने में असमर्थ थे। उनको पता ही था कि अगर मैं लड़ा भी तो जीत तो पाऊंगा नहीं, इसलिए उन्होंने याचना की, आग्रह किया अलेक्जेंडर से कि भाई हमारी फ्रेंडशिप को स्वीकार करो, और उसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिच प्रेजेंट मतलब गिफ्ट दिए। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। जो तक्षशिला के रूलर थे, कुड नॉट मस्टर सफिशिएंट स्ट्रेंथ, उनके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इन्वेडिंग आर्मी को रोक पाते या उसे रेसिस्ट कर पाते, है ना। इसीलिए ही देयरफॉर सॉलिसिटेड अलेक्जेंडर्स फ्रेंडशिप, इसीलिए उन्होंने अलेक्जेंडर से फ्रेंडशिप की बात की और कहा कि भाई हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया प्रेजेंट्स देते रहेंगे। बियॉन्ड झेलम बाय अनदर किंगडम, झेलम के पार एक और किंगडम थी जिसे रूल करते थे पौरव्स। ठीक है, झेलम के पार एक और किंगडम था जिसे रूल करते थे पौरव, जिन्हें हम पोरस के नाम से जानते हैं। ग्रीक हिस्टोरियंस जितने भी हैं वो उन्हें किसी नाम से बोलते हैं, पोरस के नाम से जानते हैं, जबकि वो है कौन? पौरव। ठीक है, तो जो किंग पोरस थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की, बट ही वॉज सीरियसली वुंडेड एंड टेकन प्रिजनर्स। देखो, पोरस ने पैर नहीं टेके, हाथ नहीं टेके, गिड़गिड़ाए नहीं बिल्कुल भी किसके सामने? अलेक्जेंडर के सामने। प्रॉपर लड़ाई की, पर जब दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही थी तो बहुत ज़्यादा घाव मतलब चोटें लग गई। किसको? पोरस को। पोरस को बंदी बना लिया गया और किसके सामने प्रस्तुत किया गया? अलेक्जेंडर के सामने प्रस्तुत किया गया। ही सैड ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। वहाँ पर अलेक्जेंडर ने कहा कि भाई मुझे एक राजा की तरह ट्रीट करो, जिसने अपनी मदरलैंड के लिए लड़ाई की। जैसे ही देखो पोरस को बंदी बनाया गया, अलेक्जेंडर के सामने ले जाया गया, तो वहाँ पर पोरस एक बात कहते हैं कि भाई मैं भी एक राजा हूँ, मुझे राजा की तरह ट्रीट करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपनी मदरलैंड को सेफ रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई की। अलेक्जेंडर एडमायर करते हैं उनकी करेज को और उन्हें उनका किंगडम वापस दे देते हैं, और उसके बाद से अलेक्जेंडर और पोरस की हो जाती है फ्रेंडशिप, दोनों बन जाते हैं अलाय। तो बात समझ में आई कि यहाँ पर जीती हुई बाजी भी जीत जाते हैं पोरस, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बोलकर कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मुझे राजा की तरह ही ट्रीट करो, मैंने भी अपनी मदरलैंड के लिए लड़ाई ही की है। और ये बात सुन के अलेक्जेंडर उनके करेज की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं ठीक है, रख लो अपनी किंगडम वापस, हम दोनों आज से दोस्त। अब अलेक्जेंडर प्लान करते हैं कि भाई चेनाब को क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं और आगे। पर जैसे ही ये चेनाब को क्रॉस करते हैं, रवि को क्रॉस करते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं? ब्यास तक पहुंचते हैं। तो देखो, पोरस के बाद अब अलेक्जेंडर सोचते हैं चलो अब हम चलते हैं और आगे आगे जाते हैं, चेनाब को क्रॉस करते हैं, रवि को क्रॉस करते हैं। पर जैसे ही ब्यास तक पहुंचते हैं, इनके सोल्जर्स जो होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उन्होंने कहीं सुन रखा था कि ब्यास नदी को जैसे ही क्रॉस करेंगे वहाँ पर एक बहुत ही माइटी एम्पायर है और उस माइटी एम्पायर को रूल करते हैं नंद एम्परर। ठीक है, जैसे मौर्यन डायनेस्टी है वैसे ही नंद डायनेस्टी भी थी। तो नंद डायनेस्टी के एक रूलर जिनका नाम है धनानंद, वो रूल करते हैं। ठीक है, और नंद डायनेस्टी बहुत ही माइटी, नंद एम्पायर बहुत ही माइटी एम्पायर है। ठीक है, जिसको हरा पाना इतना ईजी नहीं है। ये बातें किसने सुन रखी थी? अलेक्जेंडर की आर्मी। एक तो पहले बेचारी थकी हुई है, एक नदी क्रॉस कर, दूसरी नदी क्रॉस कर, तीसरी नदी क्रॉस कर और कहीं पे फिर वो ये सुन ले कि जिस तरफ हम एडवांस कर रहे हैं वहाँ पर एक रूलर है जिसका नाम धनानंद है, या एक एम्पायर है जिसको हम नंद एम्पायर के नाम से जानते हैं, बहुत ही माइटी एम्पायर है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। तो वो बेचारे अपना आधा उनका मोटिवेशन वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि भाई उसे तो हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो वो बोल देते हैं कि भाई हम और आगे नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर बिगेन हिज रिटर्न जर्नी। तो अलेक्जेंडर बोलता है ठीक है अब अलेक्जेंडर को भी पता है ना
कि आर्मी के बिना तो वो जीत नहीं पाएगा, तो वो आर्मी की बात सुनता है और वापस चल देते हैं। ये कौन सा ईयर था? 325 BC। अभी हम बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा में हैं, ठीक है। तो 325 BC में अलेक्जेंडर किसकी बातों को सुनकर, अपने सैनिकों की बातों को सुनकर रिटर्न के लिए प्लान करता है। कब? 325 BC में। ईयर और सो लेटर, थोड़े ही दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ पर है आज? मॉडर्न डे इराक। बेबीलोन में जिसकी डेथ हो जाती है, अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। कहाँ पर? इराक में है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, कि भाई अलेक्जेंडर्स के इन्वेजन का क्या इफेक्ट पड़ा हमारे इंडिया पे। तो जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने कुछ सत्रप्स मतलब गवर्नर्स अपॉइंट किए थे उन रीजन्स के लिए, उन जगहों के लिए, उन प्लेसेस के लिए जो उन्होंने जीत ली थी। ऑब्वियस सी बात है, अलेक्जेंडर मैसिडोनिया से था, एक ना एक दिन तो उसे मैसिडोनिया वापस जाना ही था। तो मैसिडोनिया वापस जाता, उसके पहले उसने कोशिश की कि जितना एरिया जीतता है उसे कंसोलिडेट करूं। तो वहाँ पर उसने सत्रप्स को बिठाया, सत्रप्स बोले तो गवर्नर्स को बिठाया। बेटा देखो, बहुत सारे गवर्नर्स, बहुत सारे सत्रप्स को अलेक्जेंडर बिठा के गए, पर उनमें से जो एक है होता है गवर्नर, उसकी डेथ तो तुरंत ही हो जाती है, उसका तो मर्डर कोई तुरंत ही कर देता है। कब? जैसे ही उसको पता चलता है कि भैया अलेक्जेंडर यहाँ से जा रहे हैं, तो एक बेचारा गवर्नर तो तभी मर जाता है। आने वाले आगे के 7 सालों में हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके ग्रीक अथॉरिटी के जो ट्रेसेस हैं वो डिसअपियर होते जाएंगे। ग्रीक अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा बचेगी ही नहीं इंडिया में। तो ग्रीक अथॉरिटी तो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे करके, ये एक तो अच्छा पॉजिटिव साइन था। पर हमने देखिए कि ये जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन थे या इनके गवर्नर को बिठा के जाने की जो प्रोसेस थी, बाद में इनकी अथॉरिटी के ट्रेसेस तो हमें कम मिले, पर हमारे इंडिया पे इसके दूसरे टाइप के इम्पैक्ट अब पड़ेंगे। अब हम एक एक करके उन इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे कि भाई जब तक ये इंडिया में नहीं आए थे तब तक हम फिर भी थोड़े से सेफ हैंड में थे, पर बाद में तो अब हम देखेंगे कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। बट इट्स इनडायरेक्ट रिजल्ट्स वर मेनी। जैसे कि पहला, ये जो रूट ऑफ कम्युनिकेशन था वेस्ट के साथ, पहले ये इतना ओपन अप कभी भी नहीं था, भले लैंड की बात करें, सी की बात करें, पर अब वो इस तरीके से ओपन हो गया था जैसे पहले कभी नहीं था। और इस रूट की वजह से ट्रेड बहुत एनकरेज हुआ इंडिया में, एक्सटेंसिव ट्रेड होने लगा इंडिया और यूरोप के बीच में। इंडिया और यूरोप के बीच में अगर ट्रेड फ्लरिश कर रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे कि अगर ये इस रास्ते से इंडिया नहीं आते तो ये जो इतना बड़ा नेटवर्क अब डेवलप हो गया था कम्युनिकेशन का, भले ही वो लैंड के थ्रू हो, सी के थ्रू हो, ये पहले था पर इतना यूज़ कोई इसका करता नहीं था। फिर हम देखेंगे कि दूसरी बात कि भाई अगर हमें मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ना है तो मौर्यन एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मेगास्थनीज के अकाउंट। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज भी एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहे। तो इनकी राइटिंग्स को भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें मॉरियंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जो राइटिंग्स थी अलेक्जेंडर्स के जनरल की, उनके कंपेनियंस की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का जो मॉरियंस के बारे में हमें बताते हैं। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है वो है मेगास्थनीज का, जिन्होंने इंडिया के कोर्ट को विज़िट किया। ठीक है, कब? जब चंद्रगुप्त रूल कर रहे थे, ये बहुत टाइम तक पाटलिपुत्र में रहे भी। तीसरा क्या हुआ बेटा, बहुत सारे जो ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में सेटल हो गए इंडिया के। इस वजह से जो इंडियन आर्ट था, कल्चर था, वो भी इन्फ्लुएंस हुआ किससे? ग्रीको रोमन कल्चर से। ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई जब भी आपके एरिया में कोई एक नया कल्चर आके रहेगा, बसेगा, उन लोगों को देखकर आप भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करेंगे, वो लोग आपको देखकर बहुत सारे चेंजेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक तरीके से आर्ट में, कल्चर में फ्यूजन होने लगा। हम किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए? ग्रीको रोमन कल्चर से। जो ग्रीक टेक्निक थी, ठीक है, वो हमें गांधार स्कूल और ऑफ आर्ट में देखने को मिलती है। ग्रीक टेक्निक्स लेफ्ट इट्स मार्क ऑन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गांधार स्कल्पचर का कि यहाँ पर जो इमेजेस हैं बहुत ही रियलिस्टिक मैनर में बनाई जाती हैं। ह्यूमन बॉडी को बहुत ही प्रिसेशन के साथ डैपिक्ट किया जाता है, एक्यूरेटली डैपिक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एनाटॉमिकल डिटेल्स के साथ।
कितनी हड्डियाँ होंगी, किस तरीके से कौन सा जॉइंट मूव करेगा। तो बहुत ही डिटेल के साथ इन्होंने क्या बनाना चालू किया, स्कल्पचर्स बनाना चालू किया। देन फोर्थ वन इज द ग्रीक इन्वेजन्स मेड किंगडम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट वीक। जब ग्रीक इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट हुए तो इससे नॉर्थ वेस्ट के जो किंगडम्स थे वो वीक हो गए, और फिर इससे ही रास्ता बनता है किसके राइज होने का, किसकी ग्रोथ के होने का, मौर्यन एम्पायर की राइज का, मौर्यन एम्पायर के ग्रोथ का। नाउ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द एजेस ऑफ मौर्यास। मौर्यास की एजेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अब हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेस ने हेल्प की। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस को, ठीक है, राइटिंग में जो सोर्सेस मिले हैं। तो इसमें पहला सोर्स मिला है इंडिका। क्या मिला है बेटा? इंडिका। इंडिका ऑल्सो स्पेल्ड एज इंडिका, दोनों ही स्पेलिंग चलेगी, इंडिका भी और इंडिका भी। ये किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे, जो कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में रहते थे। किसकी रीन में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की रीन में रहते थे। फिर से ध्यान से सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य की रीन में एक ग्रीक एम्बेसडर उनके कोर्ट में रहता था, मतलब पाटलिपुत्र में रहता था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। He lived at Mauryan capital for about 5 years. 5 साल वो रहा इंडिया में। इनकी बुक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मौर्यन आर्मी, कि भाई मौर्यन की आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, किस तरीके से पाटलिपुत्र का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही थी, ठीक है, एग्रीकल्चर का क्या हाल था, ये सारी चीज़ें। फिर हम देखेंगे कि भाई उस टाइम में कस्टम कैसे हुआ करते थे, प्रथाएं कैसी थी, रिलीजन कैसा हुआ करता था लोगों का, मतलब लोग धर्म को किस तरीके से देखते थे, प्रथाओं को किस तरीके से देखते थे। मेगास्थनीज की जो ओरिजिनल इंडिका थी वो तो खो गई, बट मेनी आर फैक्ट गिवन बाय हिम, पर बहुत सारे फैक्ट जो इन्होंने दिए हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं बहुत सारे ग्रीक राइटर्स। वो ग्रीक राइटर्स कौन कौन से हैं? स्ट्राबो, प्लूटार्क और जस्टिन। ये वो राइटर्स हैं जो पूरी तरह किसको सपोर्ट करते हैं? मेगास्थनीज के फैक्ट्स को। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है वो है अर्थशास्त्र। ये बुक लिखी है कौटिल्य ने, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, और इनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। इसमें 6,000 वर्सेस हैं। 15 सेक्शंस में ये बुक डिवाइडेड है। अर्थशास्त्र को लिखा है कौटिल्य ने। इसमें 6,000 वर्सेस हैं जो 15 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। ये डिटेल्स में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि उस टाइम में आर्ट कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजा की ड्यूटीज़ कैसी होनी चाहिए, मिनिस्टर क्या क्या काम करेंगे, सिविल सर्विसेज कैसे अरेंज होंगी, हाई लेवल डिप्लोमेसी, कूटनीति क्या होती है, डिफरेंट स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रखना है, ठीक है। ये सब लिखा था किस बुक में? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो बुक है वो पूरी पॉलिटी पे बेस्ड है। राजा को कैसा होना चाहिए, मंत्रियों को कैसा होना चाहिए। कौटिल्य's आइडियल स्टेट शुड प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर। कौटिल्य ने जिस स्टेट की बात की है, जिस आइडियल स्टेट की बात की है, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें राजा रिलीफ प्रोवाइड करे पुअर को, ऑर्फन्स को मतलब अनाथों को, ओल्ड मैन को, इनफर्म को, मतलब हर व्यक्ति जो भी थोड़ा सा भी परेशान है उसकी हेल्प कौन करेंगे? राजा। भले वो पुअर हो, ऑर्फन हो, ओल्ड हो, इन्फर्म हो। इन द इवेंट ऑफ फेमाइन, फेमाइन बोले तो अकाल पड़ जाना, जब खाने पीने के लिए कुछ भी ना मिले, ऐसी स्थिति में भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ग्रेनरीज अपने लोगों तक पहुंचाएं, अपने घरों के दरवाज़ों को, पैलेसेस के दरवाज़ों को खुला रखें कि भैया जो भी स्टार्विंग है, जो भी भूखा है, उसे खाना हम देंगे, हमारे पास आ जाओ। तो क्या कहा कि स्टेट की जो ग्रेनरीज थी वो बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, उनके दरवाजे बिल्कुल ओपन होने चाहिए किन लोगों के लिए? जो स्टार्विंग है, जो भूखे मर रहे हैं। अब अदर वर्क की बात करें तो अदर वर्क में है वायु पुराण, मत्स्य पुराण। वायु पुराण, मत्स्य पुराण गिव लिस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज। इसमें बहुत सारे रूलर्स जो डिफरेंट डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे उनकी लिस्ट है। मौर्यन स्पेन में से एक बेटा विशाख दत्त का जो मुद्र राक्षस है,
ये एक ड्रामा है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। फिर से सुनो। विशाख दत्त समुद्र राक्षस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा। अब तक का हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ड्रामा माना जाता है विशाख दत्त का मुद्र राक्षस। इन द होल संस्कृत लिटरेचर, पूरे संस्कृत लिटरेचर में सबसे अच्छा किसको माना गया है? ड्रामा मुद्र राक्षस को। किसने लिखा है ये? किसने लिखा है बताओ मुझे? विशाख दत्त ने। ठीक है। और मुद्र राक्षस में बताया गया है कि भाई नंद की पोजीशन क्या थी, फिर कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, चाणक्य क्या क्या करते थे, और मुद्र राक्षस में हमें सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ उस टाइम में कैसी थी उसका भी पता चलता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अशोकन एडिक्स को। एडिक्स को क्या बोलते हैं बेटा? एडिक्स का मतलब होता है फरमान, जो रॉयल ऑर्डर। ठीक है। अब हम देखेंगे अशोक एडिक्स को। तो एडिक्ट का मीन होता है ऑफिशियल ऑर्डर, और प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा, घोषणा करना। तो राजा की घोषणाएं, राजा के जो ऑफिशियल ऑर्डर्स होते थे उन्हीं को क्या कहते हैं? एडिक्ट्स। एडिक्ट। बेटा अशोक के जो एडिक्ट्स थे उन्हें हम ब्रॉडली 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो वो जिन्हें रॉक्स के ऊपर, शिलाओं के ऊपर एनग्रेव किया गया, शिलाओं के ऊपर लिखा गया। दूसरे वो थे जिन्हें पिलर्स के ऊपर इंसाइज किया गया। ठीक है। पिलर्स जो थे स्टोन के, उनके ऊपर लिखा गया। लिखना तो क्या है? एनग्रेव किया गया। फिर से ध्यान से सुनो। अशोक के जितनी भी एडिक्ट्स हैं उन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जो रॉक्स के ऊपर एनग्रेव किए गए, दूसरे जिन्हें इंसाइज किया गया पिलर्स ऑफ स्टोन पर, स्टोन के पिलर्स पर। ये रिलायबल सोर्स हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्ड्स में बताते हैं, बिकॉज दे आर बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड ऑल्सो बियर द ईयर ऑफ अशोकन रीजन। अशोक जब रूल करते थे, अशोक का जब रीन चल रहा था, उसके ईयर्स भी इनके ऊपर लिखे हुए हैं। और ऑब्वियसली बात है ये स्टोन के हैं तो ये अब तक प्रॉपरली प्रिजर्व भी हैं। अब हम रॉक एडिक्ट्स को पढ़ेंगे पहले। बहुत सारे रॉक एडिक्ट मिले हैं। ठीक है। कितने? 14 रॉक एडिक्ट डिस्कवर हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, सच सैरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, गिरनार गुजरात में, सोपरा महाराष्ट्र में, शाहबाजगरी पेशावर मतलब पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। फिर से कितने रॉक एडिक्ट्स मिले हैं? 14 अलग अलग जगह पे, कुछ गुजरात में, कुछ आंध्र प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में। ठीक है। हीरागुड़ी कहाँ पर मिला? आंध्र प्रदेश में मिला। गिरनार कहाँ मिला? गुजरात में मिला। सुपारा कहाँ मिला? महाराष्ट्र में। शहबाजगरी कहाँ मिला? पेशावर पाकिस्तान में। अशोक जो थे, अरे यार, अशोक जो थे उन्होंने एक रॉक एडिक्ट, जिसे हम बोलते हैं रॉक एडिक्ट 12, जो कि कहाँ पर है? शहबाजगरी में है, प्रिस्क्राइब किए हैं कुछ रूल्स। वो रूल्स कौन कौन से अब हम पढ़ेंगे। पहला, नॉन वायलेंस, कि आपको वायलेंस नहीं करना है। ठीक है। हिंसा नहीं करनी है। ठीक है। अहिंसा पे विश्वास करना है। एब्सटेंशन फ्रॉम किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स, किसी भी जिंदा जानवर को, किसी भी लिविंग बींग को मारना नहीं है। एब्सटेंशन फ्रॉम किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स को मारना नहीं है। ट्रूथफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए, सत्य का साथ दें, सत्य बोलें। ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स, अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स ओबीडियंस रहें, जो वो कह रहे हैं उस बात को माने, अपने बड़ों की बात को माने, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करें। ठीक है। तो वो रॉक एडिक्ट जिसका नंबर है 12 कहाँ पर है? शहबाजगढ़ी में है। उसमें कुछ रूल्स लिखे हैं। पहला, कि आपको नॉन वायलेंस की पॉलिसी को फॉलो करना है, वायलेंस नहीं करना है। एब्सटेंशन फ्रॉम किलिंग लिविंग बींग्स को मारना नहीं है। ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, आप ओबीडियंट होने चाहिए अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स, एल्डर्स के टुवर्ड्स, और आपको रिस्पेक्ट करना है अपने टीचर्स को। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, जब अशोक ने कलिंग को जीता तो अशोक के रूल का ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। रॉक एडिक्ट 13। ठीक है। कौन सा? रॉक एडिक्ट 13 बताता है इस कलिंग वॉर के रिगार्ड्स में। वो बताता है कि 100,000 पीपल वर किल्ड, एज मैनी एज 150,000
वर टेकन एज प्रिजनर्स। तो कौन सा रॉक एडिक्ट 13 किसके रिगार्ड में बताता है? कलिंग वॉर के रिगार्ड में बताता है। वो बताते हैं कि भैया बहुत सारे लोग 100,000 पीपल की डेथ हो जाती है, 150,000 लोग जो होते हैं उन्हें बंदी बना के ले आया जाता है ना, युद्ध बंधक बना के ले आया जाता है। जो हॉरर था इस वॉर का वो अशोक के दिल को झकझोर रख देता है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दुख रहता है कि भाई इतने सारे लोग मर गए मेरी वजह से। जो 13th रॉक एडिक्ट है वो कहता है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, पियदर्शी अशोक को कहा जाता था, है ना। द किंग कंसिडर, अब किंग कंसिडर कर रहे हैं कि विक्ट्री बाय धम, कि भाई अब मैं वॉर के थ्रू कॉन्क्वेस्ट छोड़ दूंगा, जिसको जीतूंगा धर्म के थ्रू जीतूंगा और यही सबसे बड़ी विजय होगी। इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स, अब हम पिलर्स इंस्क्रिप्शन को देखेंगे। पिलर बेस्ट स्पेसिमेन है मौर्यन आर्किटेक्चर का। आर्ट क्रिटिक्स का मानना है कि भाई ये वो चीज़ें हैं जिन्हें एडमायर करना बहुत ज़रूरी है। बिसाइड्स बीइंग वेरी यूज़फुल तो थे ही पिलर, पर उनके ऊपर अशोक ने एडिक्ट्स को भी लिखवा दिया है, ठीक है। मतलब देखो पिलर तो पिलर का काम कर रहा है पर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी है। द इंस्क्रिप्शन ऑन, वो इंस्क्रिप्शन जो रुमिंदे पिलर पे हैं, ठीक है। सो हिस्टोरियन कहते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल तो हैं, ऊपर से इनके ऊपर अशोक के एडिक्ट्स भी लिखे हुए हैं। एक इंस्क्रिप्शन है जो किसके ऊपर लिखा गया है, रुमिंदई पिलर के ऊपर लिखा गया है। वो कहता है, किंग द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, राजा जिसे भगवान पसंद करते हैं, भगवान का बहुत पसंदीदा है। विजिटेड दिस स्पॉट इन पर्सन, वो इस स्पॉट पे आता है, वर्शिप ऑफर करता है, मतलब प्रार्थना करता है। और भाई ऐसा क्यों करते हैं कि जो राजा होते हैं, जो देवताओं के भी प्रिय हैं, भगवान के भी प्रिय हैं, वो उस स्पॉट पे खुद आते हैं, वहाँ पर वर्शिप करते हैं इसी जगह पे खड़े होके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही लॉर्ड बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। फर्दर, एज द लॉर्ड बुद्ध वॉज बॉर्न हेयर, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। वहाँ के लोगों को एग्जम किया गया, वहाँ के लोगों को छूट दी गई कि भाई आप बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो पे नहीं करेंगे, इवन आपको लैंड रेवेन्यू को भी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई? अशोक लुम्बिनी के लोगों से टैक्स नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर ही लॉर्ड बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसे ही बेटा लौरिया, नंदनगढ़, दिल्ली तोपरा, रामपुर व पिलर, कौन कौन से फिर से ध्यान रखो, लौरिया, नंदगढ़, दिल्ली तोपरा और रामपुर व पिलर पर जो एडिक्ट हैं वो भी धर्म से जुड़े हुए हैं, व्हाट डज धर्म कंसिस्ट ऑफ, धर्म का मतलब क्या होता है? दिल्ली तोपरा टेक्स्ट से, दिल्ली तोपरा पे जो पिलर है, जो एडिक्ट है, वो क्या कहता है? इट कंसिस्ट ऑफ वर्चुअस डीड्स, कंपैशन, लिबरलिटी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी। तो धर्म का मतलब क्या है? अब सुनो, इसमें पुण्य कर्म, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपके अंदर कंपैशन, करुणा होनी चाहिए, दूसरों के लिए दया भावना होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। लिबरलिटी होनी चाहिए मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस बोले तो सच्चाई, प्योरिटी बोले तो पवित्रता। बेटा सांची स्तूप को हम पढ़ेंगे। सांची स्तूप डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो डोम की तरह है, ये पत्थरों और ईंट से बना हुआ है। क्या उद्देश्य था इन स्तूपों को बनाने का? तो सिर्फ एक ही था कि हमें कमोमरेट करना है, स्मृति में रखना है बुद्ध को, बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी संत थे, ये बुद्ध से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ थी या विशेष घटनाएं थी, इन सब की याद में हमने क्या बनवाए? स्तूप। जो पर्पस था स्तूप का वॉज टू कमोमरेट अ सेक्रेट स्पॉट, किसी सेक्रेट स्पॉट को कमोमरेट करना है, पर्टिकुलर इवेंट को याद रखना है, या बुद्ध के रेलिक्स को एंश्राइन करना है, या किसी बुद्धिस्ट सेंट को याद रखना है, इसीलिए क्या बनाएंगे? स्तूप। जो स्तूप है
वो बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहरूत में भी हैं, बोध गया में हैं। सांची मैग्निफिसेंट स्पेसिमेन है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का। बेटा एक बहुत ही ग्रेट स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा के सांची में है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ओरिजिनली ये 3rd सेंचुरी बीसी में बना था। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो 3rd सेंचुरी बीसी में बना था और इसे बनवाया था अशोक ने। तो ग्रेट स्तूप सांची में है। सांची कहाँ पर है? विदिशा के पास में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे बिलीव किया जाता है कि ये स्तूप 3rd सेंचुरी बीसी में बना था। बनवाने वाले अशोक थे और यहाँ पर इन्होंने एंश्राइन करवाए हैं रेलिक्स ऑफ बुद्ध के अवशेषों को यहाँ रखवाया है। बाद में इसे और एनलार्ज करवाया गया सुंग पीरियड में। जो ओरिजिनल स्तूप था उसे एनक्लोज किया गया है वुडन रेलिंग से, विच वॉज लेटर रिप्लेस बाय अ मैसिव स्टोन रेलिंग। और उसके बाद उसके आसपास मैसिव स्टोन रेलिंग लगवा दी गई है। 4 गेटवेज भी ऐड किए गए हैं इसमें, ठीक है। 4 गेटवेज वर ऑल्सो एडेड ऑन 4 साइड ऑफ स्तूप। जो गेटवेज हैं वो लेविशली कवर्ड हैं, उनके ऊपर बढ़िया से स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो डेपिक्ट करती हैं बुद्ध की लाइफ के बहुत सारे एपिसोड्स को, जो किससे लिए हैं हमने? जातक कथाओं से लिए हैं, जातक टेल्स से लिए हैं, जातक कहानियों से लिए हैं। बुद्ध को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे व्हील, लोटस और थ्रोन से। और ये सब काय के अंदर रखे हुए, पीपल ट्री के अंदर रखे हुए। जो सांची स्तूप है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट को शो करता है कि भैया टेक्निकल नॉलेज उस टाइम के लोगों को बहुत था, उनके आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे थे, ठीक है। किस टाइम के? सुंग पीरियड के टाइम के। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. चंद्रगुप्त से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे।